नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। मुजफ्फरनगर और बागपत की सफलता के बाद आज बिजनौर में किसानों की महापंचायत बुलाई गई, जिसमें भी किसानों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस पंचायत में कई शहरों से किसान भारी संख्या में जुट गए। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान सम्मान महापंचायत बुलाई गई थी। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी समेत तमाम दिग्गज नेता महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल को मंच पर जगह नहीं दी गई। बता दें, राकेश टिकैत के रोने के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर जागरूकता फैल गई है। 26 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने अब तक 44 एफआईआर दर्ज कर ली हैं और 122 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने कहा है कि कोई उन अफवाहों पर भरोसा ना करे कि पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से किसी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि हमने वेबसाइट पर सूचना दी है, कोई भी उसको देख सकता है। ट्विटर ने सोमवार को दोपहर बाद अचानक कुछ अकाउंट्स पर रोक लगा दी है। इन अकाउंट्स में किसान एकता मोर्चा, कारमा मैगजीन, सावधान इंडिया को होस्ट करने वाले सुशांत के ट्विटर अकाउंट के अलावा कुछ अकाउंट्स ऐसे भी हैं जो मोदी सरकार के आलोचक माने जाते हैं। इनमें हंसराज मीणा, संयुक्ता बसु के ट्विटर अकाउंट भी रोक दिए गए हैं। इसके अलावा प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर के अकाउंट पर भी रोक लगा दी गई है। इन अकाउंट्स पर भारत में रोक लगाई गई है। भारत सरकार की ओर से ट्विटर को लीगल नोटिस भेजे जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। आंदोलन कर रहे किसानों के प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट अभी भी शुरू नहीं किया गया है। इसके अलावा अब सरकार ने सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली से काटने की पूरी तैयारी कर ली है। सिंगू बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने बॉर्डर से 2 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी है। इसमें चुनिंदा गाड़ियों को ही जाने की इजाजत दी जा रही है। मीडिया की गाड़ियों को भी रोका जा रहा है। सिंगू बॉर्डर के पास सड़क पूरी तरह खोद दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के मंच के आगे सीमेंट और सरिया डालकर पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा मोदी सरकार दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर एक दीवार खड़ी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में भी इसी तरीके के इंतजाम किए गए हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी पुलिस ने सीमेंट से कीलों को उल्टा करके सड़क पर लगा दिया है। कीलों के अलावा पुलिस ने मोटे सरिये को बेहद नुकीला बनाकर इस तरह से लगाया है कि बॉर्डर पार करके कोई गाड़ी अगर जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश करेगी तो गाड़ी का टायर फट जाएगा। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहां भी सड़क पर मोटी मोटी कीलें लगाई गई हैं। इसके अलावा बैरिकेडिंग और फेंसिंग इस प्रकार से की गई है जिससे वो देखने में ऐसा लग रहा है कि मानो दुश्मन देश की सरहद हो। जमहूरी किसान सभा के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने बताया, सरकार ने इंटरनेट बंद करके और बैरिकेडिंग करके किसान आंदोलन की खबरों को बाहर आने से रोक दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार अपने प्रचार साधनों से ये जताने की कोशिश कर रही है कि धरना कमजोर पड़ गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हरियाणा और पंजाब से किसानों का आना लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सतनाम सिंह अजनारा ने बताया, सरकार तमाम गैर मानवीय कदम उठा रही है। इसमें बिजली काटना, पानी बंद करना और इंटरनेट बंद करना शामिल है। अब सरकार बैरिकेडिंग कर रही है। ये सब सरकार को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो उससे पहले बातचीत का माहौल तैयार करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। उन्होंने कहा, ये पिछले साल के मुकाबले 137% ज्यादा है। उन्होंने नई स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान करते हुए कहा कि इस पर 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना से देश के लोगों को बचाने के लिए वर्तमान में 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं और ये 100 से ज्यादा देशों को उपलब्ध भी कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि 2 और वैक्सीन जल्द ही आ सकती हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 5 सालों में स्वच्छ भारत 2.0 को लागू किया जाएगा और इसके लिए 1,41,678 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया है। जिन बुजुर्गों की उम्र 75 साल से ज्यादा है और उनकी आय का एकमात्र स्रोत पेंशन है, उन्हें आयकर रिटर्न भरने से छूट दी जा रही है। यानी इन लोगों को आयकर रिटर्न भरने की बाध्यता नहीं होगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि स्टार्टअप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में बड़े कदम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब बीमा क्षेत्र में 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI किया जा सकेगा। अब तक ये सीमा 49% तक थी। सरकार ने इसके साथ ही निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया है।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। केंद्रीय बजट से रेल मंत्रालय को इसके लिए 1,10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो लाइट परियोजना पर काम किया जाएगा और कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। मोदी सरकार के बजट को लेकर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार लोगों के हाथ में पैसा देना भूल गई है और उसकी योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति दोस्तों को सौंपने की है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने कहा कि बजट पूरी तरह निराशाजनक है और इसमें वृद्धि और उपभोक्ता की मांग को बढ़ाने का कोई रोड मैप नहीं है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री को हिम्मत दिखानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस वक्त देश को एक मजबूत मांग को बढ़ाने के लिए समाज के कमजोर वर्गों के बीच डायरेक्ट ट्रांसफर को बढ़ावा देने और रोजगार को फिर से शुरू करने वाले बजट की जरूरत थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आम बजट को लेकर कहा है कि इसमें बिहार के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, आम बजट में बिहार के लिए कोई नई यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, राष्ट्रीय राजमार्ग, कारखाना, औद्योगिक इकाई, रेलवे लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ऊपर से आम आदमी पर बोझ लाद दिया। केंद्र सरकारी प्रतिष्ठान बेच रही है, फिर भी बिहार एनडीए के 40 में से 39 सांसद मेज थपथपा रहे थे। सीमा पर जारी चीन से तनाव के बीच इस बार सरकार ने रक्षा बजट में बहुत ही मामूली बढ़ोतरी की है, जो नगण्य ही लगती है। पिछले वित्त वर्ष के रक्षा खर्च का संशोधित अनुमान 3,43,822 करोड़ रुपए था, जिसे इस बार बढ़ाकर 3,47,088 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि पिछले बजट के सरकारी व्यय में रक्षा खर्च की हिस्सेदारी 8% थी, इस बार भी वह 8% ही है। बता दें, ये इसलिए भी अजीब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक विपक्ष में रही, उसने बजट के मौके पर तकरीबन सभी सरकारों पर रक्षा जरूरतों पर पर्याप्त ध्यान न देने का लगातार आरोप लगाया। आम बजट पेश होने के बाद से शेयर बाजार में रौनक आ गई। सेंसेक्स आज सुबह बढ़त के साथ खुला, जो बजट के बाद 2,314 अंकों की बढ़त के साथ 48,600 अंकों तक पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी भी 646 अंक यानी 4.75% बढ़कर 14,281 अंकों पर बंद हुआ। ममता बनर्जी की पार्टी को एक के बाद एक झटका लग रहा है। राजीव बनर्जी के पार्टी छोड़ने के अगले दिन डायमंड हार्बर से 2 बार के विधायक दीपक हल्दर ने टीएमसी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दीपक हल्दर ने कहा कि उनको जनता के लिए काम नहीं करने दिया जा रहा था। हालांकि अभी उन्होंने इस बात की घोषणा नहीं की है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।